नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मध्य प्रदेश के भिंड में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। गोलियों की आवाज सुनते ही आस पड़ोस के लोग घर के बाहर निकलते हैं। इसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि जिस घर से गोलियां बरसाई गई थी, ये सुनते ही लोग अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। जिसके बाद भिंड से ही फोन किया जाता है ग्वालियर के आशाराम बंजारा को। फोन पर सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है। दरअसल वारदात 1 अप्रैल की बताई जा रही है। सुबह 8:30 बजे की ये वारदात होती है, जिसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है कि भिंड के इस गांव से गोलियां बरसाई गई है, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है। हालांकि महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वहां कुछ भी सबूत पुलिस को वहां नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस फौरन तलाश करती है, जांच पड़ताल करती है। इसी बीच पुलिस को एक बेड पर कुछ खोखे दिखाई देते हैं, जिसके बाद पुलिस बेड के नीचे भी देखती है तो वहां भी खोखे बरामद करती है पुलिस। इसके बाद पुलिस घर में मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता, ना ही बताता है। लेकिन पुलिस जब जांच करती है, बिस्तर सब हटाने लगती है, तो पुलिस को दिखता है कि जिस बेड के नीचे से पुलिस को गोलियों के खोखे मिले थे, वो बेड पर जो ऊपर का प्लाई होता है उसमें गोलियां दागी गई थी, जिसमें वो छेद हो गया था। यानी जब गोलियां दागी गई तो वो गोली छेद करके वो प्लाई में से निकलकर गोली नीचे गई थी। जिसके बाद पुलिस फौरन सारी चीज़ों को जब्त करती है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इसी बीच पुलिस को उस कमरे में खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं, जिसके बाद पुलिस वो भी सैंपल इकट्ठा करती है और फॉरेंसिक टीम को भेज देती है। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है उस घर में रहने वाले 3 लोगों से। उस घर में रहते थे दादा दादी, यानी एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे समेत दादी दादा रहते थे। जब दादी दादा से पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोलते। इसी पर पुलिस को पता चलता है कि उस घर में एक महिला और एक पुरुष भी रहता था, यानी मियाँ बीवी रहते थे, जिसमें उन दोनों का नाम है हरिराम बंजारा और रेखा बंजारा। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक और रेखा बंजारा है तो दूसरी ओर हरिराम बंजारा है। हालांकि रेखा की उम्र 30 साल थी। 9 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही लगातार इन दोनों में खटपट होती थी। दोनों के बच्चे भी थे, लेकिन 2 बच्चों को इन्होंने बीमारी की वजह से खो दिया था, जिसके बाद से लगातार जो हरिराम है उनकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, मेंटल स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। सनकी किस्म का व्यक्ति बताया जा रहा है, लेकिन दोनों बच्चों को खोने के बाद फिर भी इनका जिंदगी ठीक ठाक चल रहा था। जिसके बाद रेखा हरिराम को मनाती है कि उन्हें किसी एक बेटी गोद लेनी है, जिसके बाद वो राजी हो जाता है और ये एक बेटी को गोद लेते हैं। 4 साल हो जाता है। इसी बीच 1 साल पहले ही हरिराम और रेखा की किस्मत जागती है और दोनों को एक बेटा होता है। यानी अब वो परिवार फला फुला था, हंसी खुशी सब थे। लेकिन इसी बीच 1 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे हरिराम अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से कुछ विवाद करने लगता है। हालांकि होता सनकी किस्म का है, वो बेरोजगार भी था, कोई कुछ ऐसा काम नहीं करता था जिसकी वजह से उनके घर में पैसे वैसे आते हो, लेकिन किल्लत बहुत रहती थी। अब 1 अप्रैल को हरिराम अपने घर यानी भिंड के उसी गांव में पिपरौली गांव है, जो पिपरौली मजरा बंजारे का पूरा गांव का नाम है, जहां पहुंचता है। उसकी बीवी वहां होती है। वो कहता है कि मुझे अपने जेवर दो, मैं गिरवी रखकर पैसे लाऊंगा। इस पर बीवी मना करती है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड पहले का अच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से बीवी लगातार उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और झगड़ा करके वो चला जाता है। इसके बाद वो फिर से दोबारा आता है और झगड़ा करने के बाद बीवी अपने काम में लग जाती है और इसी बीच वो सोने चली जाती है। अब हरिराम वापस आता है अपने घर में, तकरीबन 8:30 बजे का वक्त होता है। वो फिर से उस घर में आता है, जहां देखता है कि उसकी बीवी उस बेड पर सोई होती है। अब हरिराम को गुस्सा आया होता है, क्योंकि वो गुस्से से लाल पीला होकर ही घर से निकला था, लेकिन फिर घर आता है और इस बार वो अपने कमर से एक कट्टा निकालता है। कट्टा निकालकर फौरन अपनी बीवी यानी रेखा पर तानता है और उसे शूट कर देता है, जिसकी आवाज़ बाहर तक जाती है और लोगों को भनक लग जाती है कि उस घर में यानी हरिराम के घर में कुछ अनहोनी हुई है। जिसके बाद पड़ोसियों को सूचना मिल जाती है। वहीं हरिराम इतना चालाक होता है, भले ही वो सनकी होता है, लेकिन इतना चालाकी से उसने इस वारदात को अंजाम दिया था कि सोचने वाली बात है। वो अपनी पत्नी यानी रेखा को शूट करता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो बखूबी रेखा के वहाँ उस कमरे में रेखा की बॉडी को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगता है और इस काम के लिए उसने बाकायदा अपने मम्मी पापा को बताया कि मैंने रेखा को मार दिया। जिसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने परिवार को भी मना लेता है कि मुझे रेखा की बॉडी को ठिकाने लगाना है।
इस पर परिजन कुछ बोलते नहीं हैं। हालांकि वो घर से 100 मीटर के दूर पर एक खेत में ले जाता है रेखा की बॉडी को, जहां पर वो उसे अंतिम संस्कार उसका कर देता है। दूसरी ओर वापस वो घर आता है, अपने घर के उस कमरे को साफ करता है जहां पर रेखा को उसने गोली मारी थी। हालांकि साफ तो बहुत कुछ करता है, लेकिन खून के धब्बे और जो कट्टे से खोखा निकला होता है वो पुलिस वहां से बरामद कर लेती है। जिसके बाद पुलिस हरिराम से पूछताछ करती है, लेकिन हरिराम पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट जाता है और पूरे कांड का खुलासा करता है। दरअसल हरिराम बताता है कि वो गुस्से से आग बबूला रहता है, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी से झगड़ा किया था। झगड़े के बाद उसने बोला था कि मुझे गहने गिरवी रखने हैं, और उसकी बीवी यानी रेखा मानती नहीं है। जिसके बाद वो वापस दोबारा अपने घर आता है और कट्टा लेकर आता है, जिसके बाद कमर से कट्टा निकालकर अपनी बीवी को गोलियों से भून देता है। और भूनने के बाद वो अपनी बीवी की लाश को घूरता रहता है, देखता रहता है। इसके बाद वो ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। योजना के तहत वो खेत में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करता है। इसके साथ ही घर आकर पूरे खून के निशान को साफ करता है, और सारे सबूत को मिटाने की भरसक कोशिश करता है। लेकिन वही है, पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है तो पूरा सारी चीजें वहां पर जब्त कर लेती है। इस मामले पे पुलिस ने क्या कहा, पहले उससे सुन लीजिए। ये कल दोपहर के आसपास कॉलर ने 100 डायल पे फ़ोन लगा के बताया था कि उसकी वो चचेरी बहन है, जो कि बंजारी कपड़ा में 8-9 साल पहले शादी हुई है। उसके पति ने गोली मार करके हत्या कर दी है, और ना उनको खबर थी उस बारे में, ना ही पुलिस को बताया, और साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सूचना मिलने पर मैं टीम के साथ में एसडीओ साहब मौके पर पहुँचे थे। अफसर टीम को बुलाया गया था। मौके पर प्रथम दृष्टया देखा तो वहाँ पर कुछ ब्लड पड़ा हुआ था और ब्लड वगैरह जब्त हुई है मौके से। चूँकि सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, तो सब में से उसके कंकाल राख आदि को जब्त किया गया है, और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर उसके पति के खिलाफ 302 की एफआईआर की है। किन धाराओं में? 302 और 201। आरोपी कितने हैं? आरोपी मैंने इसमें मारने वाला एक ही उसका पति है, और अंतिम संस्कार करने में, साक्ष्यों को छुपाने में जिन लोगों का सहयोग रहा होगा, उनको विवेचना के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। कोई हथियार भी जब्त किया जाएगा? हथियार अभी नहीं मिला है, क्योंकि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मौके पे बुलेट मिला है, अभी पुलिस परीक्षा में है आरोपी। आगे उससे जो भी हथियार वगैरह बरामद होता है, कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हरिराम जो है वो बहुत सनकी किस्म का है, जिसकी वजह से जब गोली कांड होता है, उसके गांव में गोलियां चलती हैं, तो परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि हरिराम ने कांड किया है, इसके बाद सब अपने घर में दुबक जाते हैं। लेकिन इसी बीच उन पड़ोसियों में से किसी ने लड़की के मायके में फ़ोन कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है और गोहद पुलिस फौरन एक्शन में आती है और आरोपी हरिराम को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी ने कबूलनामा किया है कि उसने आखिर जेवर गिरवी रखने को लेकर उसने रेखा से झगड़ा किया था, जिसके बाद उसने कट्टे से मौत के घाट उतारा था। इतना ही नहीं, उसने रेखा की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बकायदा खेत में ले जाकर अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और वहां से रेखा, जहां अंतिम संस्कार किया होता है रेखा का, वहां से हड्डियों के पार्ट्स मिलते हैं। जिसके बाद पुलिस उसे भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। तो इस मामले में फिलहाल यही है कि आरोपी जो हरिराम है वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, और पुलिस दूसरी ओर जिस कट्टे से उसने मारा था उसकी तलाश अभी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने वो जब्त नहीं किया है जो मर्डर वेपन था। इसके साथ ही पुलिस को मौका वारदात से बहुत ऐसी चीज़ें मिली है जो उसके खिलाफ ही थी हरिराम के, और पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था।